स्वागत करती हूँ मैं आप सबका। आज की कहानी है दोपहर का भोजन। अमरकांत द्वारा रचित है। दोपहर का भोजन निम्न मध्यवर्गीय परिवार की लाचारी और बेबसी को अभिव्यक्त करने वाली कहानी है। अमरकांत की अधिकांश कहानियाँ इस वर्ग को केंद्र में रखकर लिखी गई हैं। आम जिंदगी में दिन प्रतिदिन घटने वाली मामूली सी घटना व्यक्ति के वास्तविक जीवन संघर्षों का पता हमें देती है। इस कहानी में आर्थिक अभाव से जूझते हुए परिवार के जीवन के अनुभव, उनके अंतर विरोध और स्थितियों का सामना करने की आंतरिक इच्छा को दोपहर के भोजन के माध्यम से एक संवेदनशील अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। कहानी की केंद्रीय पात्र सिद्धेश्वरी, जो खाना बनाकर दोपहर के समय परिवार के एक एक सदस्य का इंतजार करती है और फिर मनुहार कर सबको खिलाती है। वह सबसे आग्रह करती है कि एक रोटी और ले ले, किंतु सबको भीतर से यह बोध है कि उस गरीबी में जो दाल है उसमें पानी ज़्यादा और दाल के दाने जो हैं वो बहुत कम हैं। और सबके हिस्से में 2 ही रोटियां आती हैं। 2 से ज़्यादा रोटी खाने का अर्थ है दूसरे का भोजन छीन लेना। इसलिए सभी पेट भरने का बहाना करते हैं। आर्थिक विपन्नता का एहसास सबको है, लेकिन उसे स्वीकारते हुए खुलकर कहने का साहस किसी में भी नहीं है। घर के स्वामी मुंशी जी की नौकरी से छटनी और बड़े बेटे की बेरोजगारी ने स्थिति को और भी विकट बना दिया है। सिद्धेश्वरी समझती है कि घर के भीतर की मजबूरी और बाहरी दुनिया के संघर्ष उसके परिवार को तोड़ सकते हैं। इसलिए वो पूरी स्थिति में सबसे अधिक डरी सहमी दिखाई पड़ती है, लेकिन साथ ही वह इस बात के लिए सचेत है और प्रयत्नशील है कि परिवार के सब सदस्य कहीं एक दूसरे से न टकरा जाए। वह झूठ सच बोलकर स्थिति की कड़वाहट को कम करने की कोशिश करती है। आर्थिक आघातों के बावजूद वह परिवार के स्नेह सूत्र को बचाने के लिए कटिबद्ध भी है। इन सब तनाव को वह न झेल रही हो ऐसा भी नहीं है। सबको खिलाने के बाद जब मुंशी जी की जूठी थाली में वह स्वयं खाने बैठती है तो उसकी आंखों से टपकते आंसू उसकी सारी व्यथा कह देती हैं। पूरी कहानी में घटनाओं का आल जाल या चारित्रिक कार्मिक विकास नहीं है, बल्कि कहानी उस अभाव ग्रस्त उदास वातावरण से बनती है। कहानी में जगह जगह ऐसे चित्र हैं जो इस घर की कष्टपूर्ण स्थिति को उद्घाटित करते हैं। कहानी का आरंभ अध टूटे खटोले पर सोया हुआ 6 वर्ष का बच्चा जिसका मुंह खुला है और उस समय अनगिनत मक्खियां उसके मुंह पर मंडरा रही हैं। कहानी के अंत में सारा घर मक्खियों से भिनभिनाता दिखाई पड़ता है। अनगली पर टंगी पैबंद लगी गंदी साड़ी सिद्धेश्वरी और उसके जैसी अनेक स्त्रियों के जीवन की व्यथा को यथार्थ रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसके बीच अन्नपूर्णा की भूमिका निभाने के लिए तत्पर वह और भी दयनीय होती है। सिद्धेश्वरी के साथ साथ मुंशी जी, बड़ा लड़का रामचंद्र, मंझोला लड़का मोहन सभी अपने अपने स्तर पर इस अभाव भरे जीवन की पीड़ा को झेल रहे हैं। ऊपर से दिखने वाली शांति भीतर के आंदोलन को दबा नहीं सकती। हर क्षण ऐसा लगता है कि सब कुछ फट पड़ेगा। सिद्धेश्वरी के एक और रोटी के लिए जिद करने का आग्रह उसकी व्यग्रता को स्पष्ट दर्शाता है। एक कहता है कि अधिक खिलाकर बीमार कर डालने से की स्कीम है क्या तुम्हारी? बीमार डलने की तबीयत है क्या? दूसरा तर्क देता है कि फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई हैं कि खाई ही नहीं जाती। मुंशी की खनकियों रसोई को देखते हुए अन्न और नमकीन चीज से तबीयत उब गई है। अमरकांत ऐसे संवादों से स्थिति की विद्रूपता से भली भांति
प्रकट करते हैं। जिस घर में भरपेट भोजन नहीं, जहाँ हर व्यक्ति रसोई की को ललचाई आंखों से देख रहा है, वे रोटी से उबने की बात करें, बदहजमी की शिकायत करें, तो ये बड़ी विसंगति, इससे बड़ी विसंगति और दरिद्रता क्या होगी। अमरकांत की उपलब्धि यह है कि इस तनाव से भरी कहानी में भी साध पाते हैं। कहीं उत्कर्ष तो कहीं ढीलापन दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि एक तनी हुई रस्सी के समान यह तनाव कहानी के अंत तक बना रहता है। अर्थ की परतें खुलती जाती हैं। यह कहानी व्यक्ति विशेष की कहानी नहीं, अर्थात यह सिद्धेश्वरी के परिवार की अभिव्यक्ति होते हुए भी केवल उनकी कहानी नहीं है, ऐसे पूरे निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की कहानी है। हमारे देश में असंख्य लोग इस अभाव भरी व्यवस्था को अनुभव करते हैं, रोज इससे गुजरते हैं, रोज इस दरिद्रता को सहन करते हैं, फिर भी किसी तरह संयम के साथ जीवन बिताते चले जाते हैं। शिल्प की दृष्टि से यह कहानी बड़ी विशिष्ट है, मुख्यतः वर्ण और विवरण प्रधान है। इसके बीच छोटे छोटे संवाद कुशलता से भरे हुए हैं। अमरकांत कहानी लिखते हुए ब्यौरा देते हैं कि संवेदना को उभारने में भी वो सार्थक हुए हैं। जैसे रोटी खाते समय सबकी प्रतिक्रिया पर लेखक की नज़र पड़ती है। रामचंद्र रोटी के अंतिम टुकड़े को इस तरह ग्रहण करता है कि एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ में उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास ना होकर पान का बेड़ा हो। मोहन सुर कर दाल पी रहा था। मुंशी जी ने चने की दाल की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया है जैसे बातचीत करने वाले ही हों। इस तरह के ब्यौरे कहानी में को प्राणवान बनाते हैं। कहानी खत्म होने के बाद भी ये सारे विवरण पाठक के मन में गूंजते रहते हैं। एक अटूट प्रभाव इसके अंदर बना रहता है। अमरकांत की भाषा में भी इस प्रकार के शब्दों को चुन चुनकर ग्राम्य शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे हंडिया, गमछा, बड़कू, पिनाई, भरकटोरा, अव्वल इत्यादि। भाषा का स्वरूप सामान्य बोलचाल की भाषा से निकट है, जो निम्न मध्यवर्गीय परिवार की स्थिति को उभारने में पूरी तरह से सक्षम है। प्रभाव की क्षमता के बल पर उन्होंने कुछ अनूठी उपमाएं भी दी हैं, जैसे बच्चे के हाथ पैर बासी ककड़ी की तरह सूखे और पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। मुंशी जी का रोटी खाने का दृश्य भी ऐसा ही है। रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह से चुभला रहे हैं जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। कहानी की भाषा सर्वत्र सांकेतिक और व्यंजक है। शैली की दृष्टि से कहीं कहीं रेखा चित्र के गुण दिखाई पड़ते हैं, साथ ही कहीं आंतरिक नाटकीयता का भी सृजन होता है। यह नाटकीयता घटनाओं पर आश्रित नहीं है, बल्कि अंतर्द्वंद और भाषा की व्यंजना शक्ति पर आधारित है। कहानी अपने प्रभाव में हमारे पारिवारिक जीवन की करुण त्रास्त चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से दोपहर का भोजन कहानी आपको समझ आएगी। धन्यवाद।